अस्सलाम वालेकुम। दूसरी पढ़ना। टारगेट कॉस्टिंग का होमवर्क दिया था, मसले हैं इसमें। जो जो मसले आपको हो सकते हैं मैं समरी बता देता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकालनी थी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 3 तरह के मटेरियल थे जिनकी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट बताई हुई थी, और मैंने कहा था कि अगर प्रोडक्ट से रिलेट करके क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट बताइए तो वो नेट ऑफ लॉस उसको ग्रॉस करना पड़ेगा। वैसे भी सवाल में लिखा हुआ था कि नेट क्वांटिटी है, तो उसको ग्रॉस करना था इनटू 5 लाख यूनिट्स, और रेट उनके दिए हुए थे। मटेरियल परचेजेस निकलाई। परचेजेस निकालने के बाद उन पे 15% ड्यूटी भी ऐड करनी थी, तो वो 15% ड्यूटी भी ऐड की। लेबर के आवर्स मैं कल निकाल चुका था। लेबर के आवर्स मैंने कल निकाल दिए थे। वर्क निकले थे 9 लाख, और आइडल आइडल कितने निकले थे? मुझे लग रहा है 60,000 थे। 60 थे, याद है? इसी तरह बता दो ना। 5 लाख, 5 पकड़ो ना, कैलकुलेटर पकड़ो। नोट किया था कल के? 5 लाख इंटू 1.8 इंटू 0.5 ओवर 7.5, 1.8 इंटू 60,000 ना। तो ये पेड थे, ये वर्क थे, और ये आइडल थे। तो लेबर कॉस्ट इधर आएगी इंटू जो भी पर लेबर कॉस्ट दी हुई थी। पीछे सोल्यूशन के अंदर दो अलग अलग लाइन लिखी हुई है, तो मैंने आपको पूरे 960 निकाल दिए थे। तो 960 से लेबर कॉस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेबर की कॉस्ट आ जाएगी। वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स पर आ चाहिए, फिक्स्ड ओवरहेड भी पर आ चाहिए, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड पर आ चाहिए नॉर्मल आर से डिवाइड करके। तो हमें टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स नहीं, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स अलग अलग चाहिए, जबकि गिवन टोटल हुए हैं। तो उसके लिए मैंने आपको कहा था कि हाइलो मेथड लगेगा, तो उन पे लगाया हाइलो मेथड। हाइलो मेथड लगाया तो पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड आ गए, मिल गए। अब पर यूनिट, सॉरी पर यूनिट नहीं, पर आर वेरिएबल ओवरहेड आ गए। अब चाहिए पर आर फिक्स्ड ओवरहेड, तो उसके लिए पहले टोटल निकालने पड़ेंगे। तो हाइलो मेथड में ही जो दो दिए हुए थे उनमें से किसी एक में पुट करके फिक्स्ड ओवरहेड निकलेंगे, लेकिन वो क्वार्टरली थे। और जो नॉर्मल आर दिए हुए थे वो एनुअल थे। तो या तो नॉर्मल आर्स 4 मिलियन को 1 मिलियन कर लें, पर क्वार्टर आ जाएगा, या फिर जो क्वार्टर के फिक्स्ड ओवरहेड निकला है उसको इनटू 4 कर लें, एनुअल बन जाएगा, और उसको डिवाइड किया तो पर आर आ गया। तो वेरिएबल ओवरहेड पर आर आ गया 24 रुपए शायद, और फिक्स्ड ओवरहेड पर आर आ गया शायद 45 रुपए। और हमने चूंकि ओवरहेड्स को आर्स वर्ग के ऊपर लाना होता है, तो उसको 9 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल ओवरहेड्स भी आ जाएंगे और अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स भी आ जाएंगे। और नई मशीन की डेप्रिसिएशन तो भी हमने डालनी ही है। पूरी कॉस्ट क्यों लिख दी? क्योंकि हम पूरी लाइफ 5 लाख के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो पूरी लाइफ 5 लाख यूनिट्स में तो उसने पूरा डेप्रिशिएट हो ही जाना है ना, तो इसकी पूरी कॉस्ट को एज अ डेप्रिसिएशन लिख दिया। ये निकला एस्टिमेटेड कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट हम सेल प्राइस से निकाल चुके, इनके डिफरेंस से निकला कॉस्ट गैप। अब कॉस्ट गैप में जो काम किया हुआ है ना वो समझ लें। कॉस्ट गैप निकल रहा है कितना? 324.27। ये कॉस्ट गैप निकला है। हम जब सप्लायर से डिस्काउंट मांगने जाएंगे तो हमें सप्लायर डिस्काउंट देगा, मटेरियल कॉस्ट कम होगी, और मटेरियल कॉस्ट कम होगी तो ड्यूटीज भी तो कम पड़ेंगी ना, यानी ये टोटल मिला के बचत नहीं आनी। अगर हम देखना चाहें कि सप्लायर से कितने देने, तो इसमें से ड्यूटीज निकालने के लिए ये काम करना पड़ेगा। ये बात समझ नहीं आई? ये टोटल बचत है या सिर्फ सप्लायर से पैसे कम कराने? तो अगर सप्लायर से पैसे कम कराने हैं तो सप्लायर से पैसे कम होंगे और 15% ड्यूटीज भी तो कम होगी ना। तो सप्लायर से जो पैसे कम होने हैं वो 100, और 15 उन पे ड्यूटीज कम हो जानी है, तो जाके टोटल बजट इतनी आनी बचत। तो यहां से मैंने यहां तक पहुंचना है। ये अमाउंट निकलेगी जो सप्लायर से डिस्काउंट लेना है, और उसको परसेंटेज में बताने के लिए इसको डिवाइड कर लिया जो अभी हमारी मटेरियल कॉस्ट निकली हुई है। ये कैसे पता कि परसेंटेज में बताना था? उसमें डिस्काउंट पूछा ना कि कितना डिस्काउंट, तो सप्लायर से हम ये कैसे कहेंगे 29 मिलियन का डिस्काउंट दे दो? हम कहेंगे 8% डिस्काउंट दे दो। तो डिस्काउंट बोलने में ज्यादा परसेंटेज में ही बोला जाता है, इसलिए परसेंटेज निकाली हुई है। और भी कोई है इसमें मसला? ये जो मटेरियल है ना, आंसर क्या वाला जो दूसरा और तीसरा मटेरियल, तो वो ना 2 मिलियन नीचे वाले ऊपर करती है और नीचे वाले करती है। आई क्या प्रॉब्लम है? यानी वो लिखने में गलती कर दी आई के सॉल्यूशन में। कहां पर बताएं? एक्स एक्स का ठीक है, 1175 और वाई वाई ठीक है, तो सही तो है, सही नहीं है? अच्छा, क्यों ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, कितना है बताना जरा, मैं भी कैलकुलेट करके देखूं। 5 लाख इंटू 1400 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 0.94, कितना आ रहा है आपका? हाँ 11-18 है। सही है। ये 2 रुपए ऊपर नीचे हुए में वो हो गया गलती, कोई बात नहीं। चले वापस आते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। मैंने कल शुरू किया था, मैंने कल शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में बताया था कि यहाँ पर हम वो डिसीजन देखेंगे जिनको करते हुए हम सिर्फ शॉर्ट टर्म यानी सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर आंखें खोले में, उसके बाद वाली चीजों को हम देख ही नहीं रहे। रोशनी सिर्फ इतनी है कि हमें 1 साल की चीजें नजर आ रही हैं बस। इसके लिए मैंने आपको कहा था कि डिसीजन करने के लिए हम वो आइटम्स कंसीडर करेंगे जो रेलेवेंट है। और रेलेवेंट क्या होती है इसके लिए कल काफी बात की थी मैंने, फिर भी आपको 4 टिप्स बता दी थी। वो खर्चा जो एक्स्ट्रा होगा इस जॉब की वजह से पूरी कंपनी को, वो रेलेवेंट है। इस जॉब की वजह से जो एक्स्ट्रा अर्निंग होगी वो रेलेवेंट है। इस जॉब की वजह से एक खर्चा बच जाएगा जो वैसे हो जाना था, रेलेवेंट है। इस जॉब की वजह से एक इनफ्लो आ जाएगा जो वैसे नहीं आना था, रेलेवेंट नहीं। क्या कहा मैंने? इनफ्लो नहीं आएगा जो वैसे आना था, तो वो रेलेवेंट। ये 4 मैंने टिप्स बताई थी। अब इन्हीं टिप्स के ऊपर एक जनरल सा सवाल कर लेते हैं। ये सवाल है तो पुराना लेकिन मुनासिब सा सवाल है। ये आपको आईके की बुक में भी नहीं मिलेगा और राइस की बुक में भी नहीं है, पुराना सा सवाल है बहुत। ये पैक की बुक में है, तो मैंने ऐसा किया कि ये ना पीडीएफ ही अपलोड कर दिया। इसकी मैंने वो पिक्चर लेके कैम स्कैनर पे, तो इसको मैंने पीडीएफ ही अवेलेबल कर दिया आपको। तो आप ये सवाल पढ़ लें, मैं बोर्ड पे करता हूं। क्वीन क्वीन कॉर्ट के नाम से सवाल है, क्वीन कॉर्ट।
पढ़ लिया? अच्छा, सवाल की समरी समझ लें। एक कंपनी है क्वीन कॉर्प और वो एक प्रोडक्ट बनाती है और वैसे तो कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स की है हर साल बनाने की, लेकिन मार्केट में डिमांड इतनी नहीं है, इसलिए हम अभी फिलहाल सिर्फ 6,000 बनाते हैं। 4,000 यूनिट्स बनाने की और कैपेसिटी हमारे पास है। और हम जो प्रोडक्ट बना के बेचते हैं पीसी के नाम से हमारा प्रोडक्ट। हमारा कंपटीटर है और वो कंपटीटर हमें कह रहा है कि तुम्हारी मार्केट में डिमांड तो कम है, यानी वो हमें जलील कर रहा है, तुम्हारी डिमांड तो मार्केट में कम है और तुम्हारे पास जगह भी है, तो तुम ऐसा करो कि जो तुम अपने 6,000 यूनिट्स बनाते हो, जगह तुम्हारे पास है 10,000 यूनिट्स बनाने की, लेकिन तुम अभी 6,000 यूनिट्स बनाते हो, तो 4,000 हमारे भी बना दो। हम दोनों को अंदर की बात पता है कि हैं तो यूनिट्स हम दोनों के एक जैसे, बस मार्केट में लोग हमारे ज्यादा फैन है, तुम्हारे इतने फैन नहीं है। तुम हमें 4,000 यूनिट्स बना दो और हमसे पैसे ले लो। हाँ, स्टिकर इन पे हमारे प्रोडक्ट का नाम का लगेगा। तो क्वीन कॉर्प, दोबारा सुन लें, क्वीन कॉर्प पीसी के नाम का प्रोडक्ट बना के बेचती है और पूरी फैक्ट्री के अंदर जो कैपेसिटी है वो 10,000 यूनिट्स की है, लेकिन हम अभी फिलहाल बनाते 6,000 है पीसी के नाम से, और जगह खाली है, स्पेयर है हमारे पास 4,000 यूनिट्स। हम हर साल चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन डिमांड ही नहीं है मार्केट में। तो हमारे दुश्मन ने हमें कहा कि हम दोनों भाइयों को अंदर की बात पता है कि हमारे हैं प्रोडक्ट तो दिखने में एक जैसे, तो जब दिखने में एक जैसे हैं तो लोगों को क्या पता लगेगा ये कौन सा है, बैठ जाओ। तो लोगों को क्या पता लगेगा कि कौन सा है, तो तुम ये जो फारिग बैठे रहते हो तो 4,000 यूनिट्स हमारे बना दो और उन पे स्टिकर याद से हमारे प्रोडक्ट का लगाना, और वो प्रोडक्ट बेचता है किस नाम से, एसजी के नाम से। अब ये बनाएंगे हम, लेकिन बेचेगा हमारा दुश्मन। हम इसको बनाएंगे तो खर्चा पड़ेगा, लेकिन बना के दुश्मन को बेचेंगे तो पैसे भी तो मिलेंगे ना। अब सोचना यह है हमने कि क्या ये वाली ऑफर एक्सेप्ट करें कि ना करें, और सवाल में कहीं लिखा है कि कितने साल तक ये मामला चलना है, कहीं ईयर्स की बात की, तो बस फिर सिर्फ 1 साल की बात है। यानी अभी जो कमिंग ईयर है जिसके शुरू में खड़े होकर हम प्लान कर रहे हैं, हम 2020 के एंड पे खड़े हैं, मैं कह रहा हूं 20 के एंड पे खड़े हैं, और हम 21 प्लान कर रहे हैं, तो हमने 21 में 6,000 यूनिट्स तो अपने बना के बेचने ही थे, तो हमारा दुश्मन कह रहा है कि 4,000 हमारे भी बना दो और उसमें हमारे नाम का स्टिकर लगा देना। और हमारे दुश्मन को भी पता है, हमें भी पता है कि हैं तो अंदर से सब एक जैसे, लेकिन बस उसका नाम ज्यादा अच्छा है, और नाम ज्यादा अच्छा क्यों ना हो, वो आफ्टर सेल सपोर्ट भी बड़ी अच्छी देते हैं। तो अब जब हम अपने दुश्मन को 4,000 यूनिट्स और बना देंगे तो मार्केट में उसके यूनिट्स और अवेलेबल हो जाएंगे, हमारे कस्टमर्स और ज्यादा दूसरे की तरफ इंक्लाइन हो जाएंगे, तो फिर हमें अपनी प्राइस भी कम करनी पड़ जाएगी और एक आफ्टर सेल सर्विस का ऑफिस भी बनाना पड़ जाएगा इन 4,000 यूनिट्स को बना देने की वजह से। ये सवाल की समरी है, अगर पढ़ के बात समझ आई है तो अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा पढ़ ले, मैंने आपको समरी बता दी। हाँ जी, सवाल की अंग्रेजी पढ़ के सब समझ आ रहा है, मैंने कहा कि नहीं? कैसे पता डिसीजन मेकिंग का सवाल? एडवाइस। तो हमने एडवाइस करना है कि दुश्मन को माल बेचे कि ना बेचे, कर लेते हैं। इसमें एक इन्फॉर्मेशन की कमी है, खुद असम्पशन ले लेते हैं फिर, और असम्पशन भी फिर जो ज्यादा रीजनेबल है वो लेंगे। हमने दुश्मन को ये जो 4,000 यूनिट्स बना के बेच रहे हैं, ये कितने का बेचेंगे? मार्केट में बेचते हैं तो नहीं बताया कितने का बेचेंगे, तो उतने का बेचेंगे जितना मार्केट में बेचते हैं। अच्छा, जितने का मार्केट में बेचते थे, या अब जो प्राइस रिड्यूस होकर आ जाएंगे? भैया हम दुश्मन को चार्ज करें तो क्यों थोड़ा चार्ज करें, जब नहीं बताया तो पूरे चार्ज करें ना। पहले हम 15,000 का बेचते थे, पहले 15,000 का एक बेचते थे, अब दुश्मन ने कहा मुझे भी बना दो, तो हम दुश्मन को 15,000 ही चार्ज करें या थोड़े चार्ज करें? बेशक बेशक प्राइस अब मार्केट में दुश्मन के आने के बाद कम हो जाएगी कि पहले कम हो जाएगी। दुश्मन जब यूनिट्स बना के मार्केट में और लाएगा तो हमारी प्राइस कम होगी, या लोग पहली प्राइस कहेंगे नहीं, तुम दुश्मन का माल बना रहे हो ना, तुम तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाते हो, तुम तो माल भी बनाने लगे हो, तो हम तो तुम्हारी प्राइस कम करेंगे। ये पहले कम कर लेंगे या 4,000 बन के मार्केट में आएंगे तो कम होगी? तो हम दुश्मन को कितने पैसे चार्ज करें? दुकानों पे आ जाएंगे, अच्छी होगी उनकी सेल, अच्छी है सेल, तो हम दुश्मन को 15,000 का बेचेंगे, 14,500 का बेचें, तो 15 का बेचेंगे ना, तो हम ये 4,000 यूनिट दुश्मन को 15,000 के बेचेंगे। रुपीज 1000 कर लेते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फिगर्स हैं। तो हमारा जो रेलिवेंट इनकम है और जो रेलिवेंट कॉस्ट है, क्या क्या रेलिवेंट इनकम है? एक तो हम दुश्मन को 4,000 यूनिट्स बेचेंगे, और एक कितने का बेचेंगे? 15,000 का, 60,000। और इनको जब ये बेचेंगे और दुश्मन को जो यूनिट बेचेंगे तो उनको बनाने पे खर्चा भी आएगा। क्या क्या खर्चा आएगा? मटेरियल का खर्चा आएगा। मटेरियल 4,000 यूनिट पे कितना लगेगा? ये 5,000 का लगता था, अब सप्लायर हमें पैसे इसके कम कर देगा। कितने कम कर देगा? तो इस 5,000 पे अब कमी आने की वजह से हमें ये कितने का पड़ा करेगा? 19,600। इस पे लेबर कॉस्ट भी लगेगी कितनी? 3,000 लगते थे, लेकिन अब गरूर में आ जाएंगे मजदूर और वो कहेंगे हम तो 3500 लेंगे। देखा लिखा 3500 लेंगे। दूसरा बुलेट पॉइंट है ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन लेबर कैरेज, हम तो 500 पर यूनिट और लेंगे। कितना? 10 500। चलिए यहां पर रोकता हूं मैं इसको। 4,000 यूनिट इतने के बेचेंगे, इनको बनाने में इतना खर्चा आएगा, लेकिन इस जॉब की वजह से जो हम वैसे 6,000 बना के बेचते थे, और इस साल भी 6,000 तो बना के बेचने होंगे, जिंदगी में एक बार बेचने थे बेच लिए, नहीं हर साल बेचेंगे, तो वो जो हम 6,000 वैसे भी बना के बेचने लगे थे, इस जॉब की वजह से उसकी भी मटेरियल कॉस्ट सस्ती हो जाएगी। ये कहां लिखा है? मटेरियल का 2% डिस्काउंट ऑन ऑल परचेजेस। तो वो जो हम 6,000 बना के बेचते हैं और अभी भी बनाएंगे, तो वो 6,000 तो हमारा और काम है, ये तो मैं अभी 4,000 यूनिट्स को प्रेस कर रहा हूं, लेकिन इस जॉब की वजह से उन 6,000 को भी तो बनाने में 2% बचत आएगी ना, तो रेलेवेंट है, रेलेवेंट है। मटेरियल में सेविंग हो जाएगी। कितनी सेविंग हो जाएगी? 6,000 यूनिट्स के लिए 5,000 का 2% बच जाएगा। ये वाली बात दोबारा सुने,
मैंने कल बताया था कि हमारा एक खर्चा होना था, इस जॉब की वजह से वो बच जाएगा, तो वो रेलेवेंट इनकम है। तो हमने जो इस साल 6000 यूनिट्स और बनाने थे और वो 5000 पर यूनिट मिलना था मटेरियल, तो इसी की वजह से वो 2% बचत होगी, तो वो 2% बचत इसी से रेलेवेंट। इसी तरह इस जॉब के ना होने थे, हमने 6000 यूनिट तो बनानी है, उन 6000 यूनिट पे लेबर कितनी कॉस्ट करनी थी? 3000। इस जॉब की वजह से अब लेबर नखरे में आ जाएगा और उन 6000 पे भी 500 और डिमांड करेगा, इस जॉब की वजह से रेलेवेंट है। तो वो जो एडिशनल लेबर कॉस्ट है 500 रुपए 6000 यूनिट पे, वो रेलेवेंट है 3000। ये जो 6000 और 6000 है, ये वो है जो हमने वैसे भी मार्केट में बना के बेचने थे, लेकिन उन पे फर्क पड़ रहा है इस जॉब की वजह से। एक फर्क और पड़ेगा कि जो हमने 6000 यूनिट बेचने थे, कितने के बेचने थे? 15000 के। इस जॉब की वजह से 500 वो भी कमी आ जाएगी, तो हमारी सेल्स में रिडक्शन आ जाएगी, वो भी इसी की वजह से, वो भी रेलेवेंट है। और क्या खर्चा होगा? वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे। वेरिएबल ओवरहेड्स कितने होंगे? पहले कितने होते हैं? पहले कितने होते हैं? और अब इसमें कोई चेंज नहीं बताई, तो अभी 2000 ही होंगे। अच्छा, आप कहेंगे सर इसमें तो चेंज क्यों नहीं हो रही, तो रेलेवेंट क्यों है? भाई जो 4000 यूनिट्स और बनाने हैं, उन पे तो और एक्स्ट्रा लगने हैं ना वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल जो है तो रेलेवेंट है। इस फैक्ट्री में अभी इस वक्त 12 मिलियन एनुअली खर्च हुआ करते हैं, ये रेलेवेंट है। ऊपर लिस्ट में दिया मैं, अभी इस वक्त फैक्ट्री में एग्जिस्टिंग 12 मिलियन एनुअली ओवरहेड आया करते हैं, ये 12 मिलियन रेलेवेंट है? नहीं है, ये तो फिक्स एनुअल है, तो पहले भी होते थे, अब भी होंगे। हाँ, इसकी वजह से कुछ एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स पड़ने जा रहे हैं जो दिए हुए हैं। If offer is accepted, then it will result in the following additional cost. Fixed overhead 8 लाख। इस लिस्ट के नीचे पहले बुलेट पॉइंट, ये रेलेवेंट है, ये रेलेवेंट है। कितने? और इसी की वजह से हमें एक आफ्टर सेल सर्विस का डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा, जिसका कितना खर्चा आएगा एनुअली, इसी की वजह से खोलना पड़ेगा। तो देखेंगे नेट फायदा है कि नुकसान है। जी कितना है? ज्यादा हो गया, 14,000 नहीं है यार। 19,600, ये लेबर में गलती की है ना यार, 4000 इंटू 3500 करो। अब देखें, हाँ जी कितना आ रहा है? नेट बताएं, क्या कर रहे हो यार? 6 0 वाली तो बात ही नहीं है, सारी डबल जीरो चल रहा है। आसान है मुश्किल है? अभी तक आसान है नहीं? तो डिसीजन मेकिंग में हम लोग शॉर्ट टर्म पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने जो रोशनी हमें नजर आ रही है जहां तक, वो बस 1 साल तक नजर आ रही है, उससे आगे की हमारी आंखें खराब है। तो ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है, और इसमें हमने फैसला करना है रेलेवेंट आइटम्स को, या तो खर्चा होगा या इनकम होगी। अब इसमें एक समरी सी लिख ले कि आपको शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के अंदर जो सवाल पूछे जा रहे होंगे, या तो कोई एक प्रपोजल वैल्यूएट हो रहा होगा, या फिर मल्टीपल प्रपोजल कंपेयर हो रहे होंगे। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो कोई एक प्रपोजल होगा जिसको वैल्यूएट करना होगा कि हाँ या ना, या फिर मल्टीपल प्रपोजल कंपेयर हो रहे होंगे कि ऑप्शन 1 बेहतर है कि 2 बेहतर है कि 3 बेहतर है। ये मैं जनरल बात कर रहा हूं। मैंने कल डिसीजन मेकिंग जब पढ़ानी शुरू की थी, तो मैंने भी कहा था मैं जनरल बातें बता रहा हूं, शायद वर्ड भी जनरल लिखा था मैंने। अभी मैं चैप्टर वाइज आऊंगा, अभी मैं जनरल डिसीजन मेकिंग का।
अगर एक प्रपोजल जिसको वैल्यूएट कर रहे हैं तो हाँ या ना, कैसे फैसला करें? प्रॉफिटेबल है तो हाँ, प्रॉफिटेबल है तो हाँ। और अगर मल्टीपल ऑप्शंस को कंपेयर करना है, अगर सारी ऑप्शंस प्रॉफिटेबल हैं तो जिससे ज्यादा प्रॉफिट है, और अगर सारी ऑप्शंस ही कॉस्ट वाली हैं तो जिसपे कम कॉस्ट। तो ये जनरल डिसीजन मेकिंग के ये दो ही सिनेरियो हो सकते हैं, जनरल डिसीजन मेकिंग, यानी जो बस जनरल सा डिसीजन है। मैं बार-बार जनरल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आगे जो मैं इसके चैप्टर चलूंगा ना 13, 14, 15, इनमें बड़े डिफरेंट टिपिकल किस्म की सिचुएशन हुआ करेंगी, तो इसलिए मैं भी जनरल जनरल बात कर रहा हूं। ये बात दोबारा सुन लें, आपको शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में जो सादा सा जनरल सा बेसिक सा शॉर्ट टर्म डिसीजन का सवाल है, या तो एक प्रपोजल वैल्यूएट हो रहा होगा तो उसमें हाँ या ना का तरीका क्या रखें, प्रॉफिटेबल है तो हाँ, नहीं तो हाजत कर लें। और अगर मल्टीपल प्रपोजल्स को कंपेयर करना है तो सब में प्रॉफिट है तो ज्यादा प्रॉफिट बेहतर है, और अगर सब में कॉस्ट ही कॉस्ट है तो कम कॉस्ट बेहतर है। ये जनरल शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है। सेम प्राइस में पड़ता है वो भी तो ट्रांजैक्शन की वजह से आ रहा है। दोबारा जो प्राइस जो यूनिट की प्राइस में चेंज अफेक्ट होगा वो उस ट्रांजैक्शन की वजह से होगा। अगर उसको ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तो हमारी सेल प्राइस कम नहीं होगी, हमें वो कॉस्ट नहीं पड़ेगी, इनको कितना की कॉस्ट पड़ेगी। तो ये हमने सब ये किया तो है। चलिए एक सवाल इसका और करते हैं। ऑटम 13 देखना राइज में, सीवीपी में देखें जाकर, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट वाले चैप्टर में देखें। सवाल है जी डिजाइन लिमिटेड ऑटम 2013, एक टेबल बना होगा उसमें एक में ऑलिव लिखा है, हेडिंग है, पेमेंट लिखी हुई है, ऑटम 2013 डिजाइन लिमिटेड है, इससे पीछे होगा शायद, एक और भी है, नहीं है डिजाइन लिमिटेड। चलो नहीं है तो छोड़ दें। ग्रुप में ना किसी ने एक दफा पास्ट पेपर शेयर किए थे सारे, तो उनमें आप देख सकते हैं, मैं हमारा चलें अपलोड कर देता हूँ, ये सवाल अपलोड कर देता हूँ। ये पैक के क्वेश्चन बैंक में है, पैक के क्वेश्चन बैंक में है पेज 422 प्रैक्टिस क्वेश्चन 21, ऑटम 2013 का सवाल है। और जिनके पास ये पैक का क्वेश्चन बैंक नहीं है तो मैं ये अवेलेबल कर देता हूँ, ये भी आप जब लेक्चर सुन रहे होंगे तो मैंने इसमें ये लिख दिया होगा, पीडीएफ रख दिया होगा। है नहीं इसमें नहीं है, सभी पॉज करना। जी ये मैंने अवेलेबल किया हुआ है आपको क्वेश्चन 2 ऑटम 13 डिजाइन लिमिटेड के नाम से, ये पढ़ लें, मैं बोर्ड पे करता हूँ। और अगर अभी तक बल्कि अभी तक क्या मैंने तो कहा, अभी लेक्चर पॉज करें, ये सवाल पढ़ें और फिर लेक्चर ऑन करें तो मैं सामने सॉल्व करता नजर आऊंगा। जी पढ़ लिया, सभी बता देता हूँ। डिजाइन लिमिटेड अभी दो प्रोडक्ट्स बना के बेचता है, एक ऑलिव है और एक मिंट है। अच्छा आप ना समझने में आसानी रहेगी, आप समझ लें एक टूथपेस्ट है और एक टूथब्रश है, एक टूथपेस्ट है और एक टूथब्रश है। अभी इस वक्त क्या है कि ऑलिव और मिंट का इंडिविजुअल डाटा दिया हुआ है, इंडिविजुअली हम जो ऑलिव बनाते हैं उसकी सेल प्राइस दी है, वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन की दी है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दी है, और उसके अलावा नंबर ऑफ यूनिट्स भी बताएं कितने बेचते हैं। लेकिन अभी हमारे पास जगह काफी है, जिस फैक्ट्री में हम ये बनाते हैं जगह है, और ये भी लिखा हुआ है कि इन दोनों के जो बनाने का तरीका है वो एक जैसा है और दोनों को बनाने में बराबर टाइम लगता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट इज द सेम, यानी चाहे हम सारे ऑलिव बना लें चाहे मिंट बना लें टाइम एक ही जैसा लगेगा, ये लिखा हुआ है। अब हमारे पास 25% जगह खाली है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 75% पे अभी हम ऑपरेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम एक साल में 100 यूनिट्स बना सकते हैं तो अभी बस हम सिर्फ 75 बनाया करते हैं, इसको कहा जाएगा इज करंटली ऑपरेटिंग एट 75% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो हमारे पास अभी जगह है। अब उसके लिए मैनेजमेंट ने दो ऑप्शंस पे गौर करना है। ऑप्शन 1 ये है कि ये जो टूथपेस्ट और टूथब्रश अलग अलग बना के बेचते हैं इनका एक कॉम्बो पैक निकाल लेते हैं। वो जो कॉम्बो पैक होगा उसमें एक पेस्ट होगा और एक ब्रश होगा, प्राइस उतनी रहेगी, बढ़ जाएगी। और पेस्ट और ब्रश जितने के अलग अलग बेचते हैं उनकी टोटल प्राइस का 90% इस कॉम्बो पैक की प्राइस होगी। जो लोग अभी ढूंढ रहे हैं सवाल में कि ब्रश और टूथपेस्ट किधर है, मैंने मिसाल ली है कि आपको समझने में आसानी रहेगी, तो ऑलिव और मिंट को आप टूथपेस्ट और टूथब्रश कर लें, क्योंकि ये होते हैं ना कंबाइंड पैक मिलते हैं, इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूं। लेकिन इससे होगा क्या कि जो हम पेस्ट और ब्रश अलग अलग बेचते हैं, देखें कोई कस्टमर ऐसा भी होगा हमारा पेस्ट भी खरीदता होगा ब्रश भी खरीदता होगा, तो अब अगर उसको कॉम्बो पैक खरीदना सस्ता पड़ेगा तो पेस्ट और ब्रश अलग अलग भी खरीदेगा नहीं, तो हमारे इस काम की वजह से हमारे एग्जिस्टिंग सेल में कमी आ जाएगी। However, it is estimated that sale of separate units of each product would reduce by 18%. ओके, ऑप्शन 2 ये है कि हम एक नया प्रोडक्ट जिसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं होगा, सालसा के नाम से, वो बना लें और बेच लें, और सालसा हम एक साल में 80,000 यूनिट्स बना लेंगे आराम से, कोई मसला नहीं है। क्योंकि बात उसी फैक्ट्री ही में खाली जगह को पूरा करने की हो रही है, तो जो अभी उस फैक्ट्री के फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं वो रेलेवेंट होंगे डिसीजन मेकिंग के लिए कि नहीं। ये दोनों ऑप्शंस क्यों कंसीडर की जा रही हैं, ये दोनों ऑप्शंस क्यों कंसीडर हो रही हैं? इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द स्पेयर कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, इसलिए है ना ये ऑप्शंस। तो जो अभी फिक्स्ड ओवरहेड्स पड़ा करते हैं वो बाद में भी पड़ेंगे या कम हो जाएंगे? बाद में भी पड़ेंगे। तो ये जो आपको ऊपर टेबल के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड दिए हुए हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, ये रेलेवेंट नहीं है। यूनिट्स में भी हो सकती है, आवर्स में भी हो सकती है। कैपेसिटी है कि हम कितना कर सकते हैं। जैसे इस रूम की कैपेसिटी ये है कि इस रूम में
10 घंटे क्लासें पढ़ाई जा सकती हैं। ये कैपेसिटी के एतबार से, टीचर के टाइम के एतबार से। इस रूम की कैपेसिटी है कि 150 लोग बैठ सकते हैं। अब कैपेसिटी किस हवाले से हो गई? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हवाले से। तो कैपेसिटी तो मतलब है कितनी गुंजाइश है। अब वो गुंजाइश किस हवाले से ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर चूंकि बात ही सिर्फ यूनिट्स की, ऑटो डाटा नहीं दिया हुआ, तो फिर कैपेसिटी यूनिट्स के हिसाब से कि हम इतने यूनिट्स बना सकते हैं। सवाल ये था कि कैपेसिटी से क्या मुराद है, तो उसका जवाब मैं दे रहा हूँ कि कैपेसिटी गुंजाइश है प्लांट की। अब वो किस हिसाब से गुंजाइश है ये तो डिपेंड करता है। जैसे मैंने मिसाल दी कि इस क्लासरूम की कैपेसिटी है कि 10 घंटे क्लासें हो सकती हैं, तो अब ये जो 10 घंटे क्लासें हो सकती हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है नहीं, ये टीचर के टाइम अवेलेबिलिटी की बात हो रही है या कॉलेज खुलने की बात हो रही है। और अगर कहा जाए इस रूम की कैपेसिटी 150 स्टूडेंट्स हैं, अब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की सीटिंग कैपेसिटी की बात हो रही है। तो कैपेसिटी डिपेंड करता है कि किस चीज की बात हो रही है। तो इस सवाल में कहीं आपको आवर्स वगैरह नहीं बताए, तो फिर ये यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी की बात हो रही है। चलिए सॉल्व करते हैं बाकी फिर मैं इसको, ये तो मेरी समरी बताइए इसकी। सवाल बड़ा ध्यान से करें, सवाल बहुत ध्यान से पढ़ा करें। और अभी चूंकि आपके पास ऑप्शन है, तो बेटा जिस वर्ड का मतलब समझना है ना, साथ डिक्शनरी देख लिया करें। डिक्शनरी किसी को बहुत अजीब वर्ड लगता है, डिक्शनरी क्या होती है, तो आप गूगल पे लिख लिया करें, वो आंसर बता देगा। लेकिन आप अभी भी अगर इन वर्ड जिनका मतलब आपको नहीं आ रहा, अभी भी उनका मतलब नहीं देखेंगे ना, तो आपकी वोकैबुलरी जिंदगी भर नहीं बढ़ेगी। तो जो सवाल में नया वर्ड मिला करे, गूगल पे पूछ लिया करें। बल्कि गूगल डिक्शनरी से ज्यादा बेहतर इस तरह से है कि उसमें ज्यादा डिटेल मिल जाएगी। अक्सर चीजें आपको विकिपीडिया की मिल जाएंगी, तो उसमें अच्छी डिटेल मिल जाएगी आपको। चलिए करते हैं सवाल। ऑप्शन 1 में कहा है कि जो सेल प्राइस है, ऑप्शन 1 कितनी है, तो हमें दोनों की एग्जिस्टिंग प्राइस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर इसी तरह जो ऑप्शन 2 है, इसमें क्या कहा हुआ है, तो दोनों के साथ लिंक किया हुआ है ना, तो मैं दोनों का वैसे जबानी कर ही लेंगे, सामने नजर तो आ ही रही है। ठीक है, सामने नजर आ रहा है। ऑप्शन 1 सॉल्व कर रहा हूं। ऑप्शन 1 ये है कि हम कॉम्बो पैक बना के बेचेंगे, सिंगल पैक, और उन पे हमारी सेल्स जो होंगी रेलिवेंट है, उनकी वेरिएबल कॉस्ट रेलिवेंट है, उन पे कोई एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट भी आएगी नहीं आएगी, तो बस सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रेलिवेंट है और सेल्स रेलिवेंट है। तो जब ये वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट दी हुई है, सेल प्राइस भी पर यूनिट है, और दोनों को यूनिट से मल्टीप्लाई करना ही है, तो अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दें तो एक लाइन बच जाएगी ना, कोई तकलीफ। ऑप्शन 1 में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, कंट्रीब्यूशन पर पैक कितना है, टोटल कंट्रीब्यूशन पर पैक कितना है पता नहीं, और कितने यूनिट्स बेच पाएंगे पता नहीं, तो पता कर लेते हैं। सेल प्राइस कितनी होगी कंबाइंड का 90%, तो ऑलिव कितने का बेचते हैं और मिंट कितने का बेचते हैं, और दोनों की कंबाइंड का 90% कितना, 1179। ये तो कहा है कि इनकी जो प्राइस है, प्राइस ये जो सिंगल पैकेज की बात कर रहा हूं, वो कंबाइंड का 90%। कॉस्ट के बारे में नहीं कहीं बात की, तो कॉस्ट कितनी होगी, जितनी दोनों की इंडिविजुअल लगती है उनको ऐड कर लेंगे। ये थोड़ी क्या कि उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। अच्छा सर कॉस्ट का नहीं बताया तो कॉस्ट इग्नोर कर दें, इग्नोर कर दें। जितनी देखिए हम ऑलिव भी बनाएंगे, मिंट भी बनाएंगे, तो जो कॉस्ट इंडिविजुअल लगती थी वो लगेगी, तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो एग्जिस्टिंग वाली ही को ऐड कर देते हैं। प्रोडक्शन वाली कितनी है, 520 और 430 कितनी, 950, और इनको बेचने पे भी तो खर्चा आएगा ही ना। नहीं कहा कि कंबाइन पैक करने से इस पे फर्क पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा। कितना है पहले, बजट होनी चाहिए, लेकिन नहीं पता ना क्या पता इसमें से कितनी पैकिंग है, कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है, कमीशन वाला किस हिसाब से कमीशन लेता है, पर यूनिट लेता है या पर ट्रिप लेता है, नहीं पता। तो हमें एक सिंगल पैक बेचने पे कितना बचेगा, 169, तो हमें एक पैक बेचने पे 169 बचेगा। यहां तक आसान है, मुश्किल आसान, बस आपके जो बड़े बूढ़े हैं ना वो आसान दौर में निकल आए हुए हैं। अब जैसे जैसे हम रिसेंट टाइम पे पहुंचते जाएंगे ना, आपको लेवल ऊंचा लगता जाएगा। मुझे पुराने लोग हैं ना, वो तो चुंगे में पास हो गए, काबिल तो आप लोग हैं। हाँ अब क्या चाहिए, यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। 5 मिनट बहुत है, खुद ट्राई करें, 5 मिनट मैंने ज्यादा बोल दिया वैसे, अगर क्लिक कर गया तो 2 मिनट भी काफी है, नहीं तो फिर 15 मिनट भी लगेंगे तो कुछ नहीं होगा।
चले इतने में आ जाना था अगर आना था तो। हो गया कितने 360 बस तब सिर्फ 360 मुंह लगा नहीं हाँ जी है नहीं ना यार मायूसी की बात है ना क्या इन्होंने कितना ठीक है जितनी देर में एक ऑलिव बनाएंगे उतनी देर में एक मिनट बनेगा वही प्लांट है चाहे ऑलिव बनाए चाहे मिनट बनाए और इन सारी ये जो हम ऑप्शंस 1 2 डिस्कस कर रहे हैं इन सबका मकसद क्या है इन ऑर्डर टू यूटिलाइज दी स्पेयर कैपेसिटी यानी प्लांट को फारिग नहीं बिठाना हमने प्लांट के 25% की बात नहीं है प्लांट को फारिग नहीं बिठाना दो तरह से करके दे रहा हूं दोनों में से देखें जो आसान लगे प्लांट की टोटल कैपेसिटी कितनी है यानी टोटल कैपेसिटी किस टर्म में आवर्स में यूनिट्स में हम कितने यूनिट्स मैक्सिमम बना सकते हैं पिछले साल कितने बनाए थे 270 बनाए थे ना 270 ये ऑलिव और मिंट मिला के ये 0.75 थे तो टोटल कितने बना सकते हैं 3,60,000 अगर हम सिंगल पैक बनाते हैं तो ऑलिव मिंट बनाना बंद ही कर देंगे नहीं वो तो बनाएंगे तो जो हमने ऑलिव और मिंट बनाने हैं वो बना लेते हैं उसके बाद देखते हैं कितनी जगह खाली है ऑलिव कितने बनाए थे पिछले साल एक अब एक 20 नहीं बनेंगे अब इतने बनेंगे 82 अब इतने बनेंगे अब वो 12 नहीं अब ऑलिव कम बनेंगे कितने बनेंगे मिंट पिछले साल कितने बनाए थे 1 इंटू 123 इतने तो हम बना लेंगे ये अब बाकी कितनी जगह खाली है 138 इतने यूनिट्स बना सकते हैं एक सिंगल पैक में 2 यूनिट्स आया करेंगे तो नंबर ऑफ सिंगल पैक्स कितने बना लेंगे डिवाइडेड बाय 2 कितने 69,300 हम इतने नंबर ऑफ पैक्स बना लेंगे क्या इक्वल है हमने 138,600 इतने यूनिट्स बनाने की जगह एक सिंगल पैक में कितने यूनिट्स डालेंगे 2 डालेंगे ना तो अगर इतने यूनिट्स बना सकते हैं तो पैक कितने बन जाएंगे कितने ये पर यूनिट पर पैक तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पैक्स तो नंबर ऑफ पैक्स हैं ये जो लिखा है कि 18% कमी हो जाएगी किसमें कमी हो जाएगी ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 क्यों है प्लांट जो फारिग है उसको बिजी करने के लिए ये थोड़ी कि ऑलिव मिंट बनाने बंद कर दें इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द स्पेयर कैपेसिटी ऑफ प्लांट ऑलिव और मिंट तो बेचना ही है ये क्या लिखा नहीं बेचना बात ये हो रही है कि इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द स्पेयर कैपेसिटी तो प्लांट का फारिग बैठना हमें ठीक नहीं लगा तो इसलिए प्लांट में पहले ऑलिव और मिंट जो बनाने पहले वो बनाएंगे फिर प्लांट इतना फारिग है इसमें हम पैक बना लेंगे इतने यूनिट्स बनाएंगे तो पैक कितने बनाएंगे इतने इतने यूनिट्स बनेंगे पैक कितने बनेंगे और आइस कितने बनेंगे इधर इधर थे कैमरा ये नोटेड पॉज करके नोट कर लेना इधर एक और तरीका बताता हूं वैसे स्पेयर कैपेसिटी कितनी थी इतनी ये क्या किया मैंने टोटल निकाली फिर टोटल का 25% ले लिया कितना आ गया 90,000 अभी इतनी स्पेयर है ये तो यूटिलाइज करें ना लेकिन जब हम पैक्स बनाएंगे तो ऑलिव और मिंट की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो मजीद अवेलेबल हो जाएगी ऑलिव में कितनी कमी आएगी 1 20 का 18% कितनी मिंट में कितनी कमी आ जाएगी 1 70 का यानी 1 50 का 27 तो अब हमारे पास कितनी जगह हो गई 138,600 तो इसमें हम नंबर ऑफ पैक्स बना सकते हैं 69 300 कितना हो जाएगा डबल 17 फिर डबल 17 है पक्की बात है नहीं यार इतना ही और कुछ रेलिवेंट ऑप्शन 1 में कुछ और रेलिवेंट ऑप्शन 1 की वजह से कुछ हो रहा हो ऑप्शन 1 की वजह से कुछ हो रहा हो ये हो तो रहा है भाई सेल कम नहीं हो रही ऑप्शन 1 की वजह से इनकी सेल नहीं कम हो रही है तो सेल कम होगी तो क्या होगा सेल भी नहीं होगी और वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं होगी तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि इस ऑप्शन 1 की वजह से ऑलिव और मिंट के कंट्रीब्यूशन हमें जाया हो जाएगा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा लॉस्ट
वर्किंग 3, कंट्रीब्यूशन जाया होगा। इधर ही है ना समीर, ये है। चल फिर इधर आ जा, वर्किंग 3 पे आ जा, वर्किंग 3 वर्किंग 3 वर्किंग 3। ऑलिव का एक यूनिट कितने में बिकता था? 760, और खर्चा होता था उस पर 560। 560 कैसे? तो एक यूनिट पे इतना कमाते थे, और कितने यूनिट्स हम नहीं बेच रहे होंगे अब? 600। कितना नुकसान? नुकसान क्यों कह रहा हूं मैं इसको? इस ऑप्शन की वजह से हमने अर्न करना था ना। अच्छा, पिछले सवाल में तो हमने सेल्स ली थी कि 6000 यूनिट पे 500 सेल प्राइस कम हो रही है आप, लेकिन कॉस्ट भी नहीं थी ना। तो आप चाहें तो उनकी सेल्स अलग ले लें, कॉस्ट अलग ले लें, नेट तो ही बनेगा ना, नेट। ठीक है, देखिए हम ऑलिव के इतने यूनिट्स नहीं बेच सकेंगे, तो जब इतने यूनिट्स नहीं बेच सकेंगे तो उनकी सेल्स नहीं होगी और उनकी कॉस्ट बच जाएगी। तो सेल्स नहीं होगी, रेलिवेंट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट बच जाएगी, रेलिवेंट इनकम, या फिर उनका नेट कंट्रीब्यूशन ले लें। ये बात आइंदा के लिए भी याद रख लें कि अगर हमारे कोई प्रोडक्ट की सेल में नुकसान हो रहा होगा यूनिट्स का कि मतलब यूनिट्स नहीं बेच पा रहे होंगे, तो उसको रुपए में कैसे कन्वर्ट करें? इसकी कंट्रीब्यूशन जाया हो रही होगी। दोबारा सुन लें, अगर किसी प्रपोजल की वजह से हमारे कोई प्रोडक्ट के यूनिट्स की सेल डाउन हो रही होगी तो रेलिवेंट है ना, तो उसकी रेलिवेंट अमाउंट कौन सी लेंगे? कंट्रीब्यूशन। ये बात लिख लें, हमारे किसी प्रपोजल की वजह से अगर किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल्स यूनिट्स में डाउन हो रही होगी तो उसकी रेलिवेंट होगी उसकी कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। कितना आ गया ये? 43। और मिनट में हम कितना कमाते थे? 550 का बेचते थे और इस पे खर्चा आता था 450, और कितने नहीं बेच रहे होंगे? 27000। तो कितना नुकसान? 5 क्या गया? तो टोटल नुकसान कितना हो जाएगा? यार ये फिगर सही है, मुझे क्यों गलती लग रही है? ये कुछ कैलकुलेशन में गलती किया आपने। कितना बन गया? कितना हो गया? 7020। तो इतना हमें नुकसान हो गया। तो ऑप्शन 1 पे नेट कितना फायदा बन रहा है? समीर इधर ना, ये पूरा है, इसको पॉज करके नोट कर लेना, ये मैंने वर्किंग 3 की है। चल इतना भाई, तो हमारी इतनी कंट्रीब्यूशन लॉस्ट है। मैंने कहा था, दोबारा कह रहा हूं कि अगर किसी प्रपोजल की वजह से कुछ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के यूनिट्स की सेल कम हो रही होगी तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? उसका कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। कितना जी? 46917। ये है ऑप्शन 1। हाँ सही, हाँ जी सही। हाँ जी नोटेड। ऑप्शन 2 आसान है, ऑप्शन 2 में सीधा सीधा सा डेटा है। ऑप्शन 2 के अंदर साल से कितने बेचने हैं जी, और इसके बेचने से ऑल इवेंट पे को फर्क पड़ेगा? तो बस सीधी सी बात है, आप चाहे तो उनका कंट्रीब्यूशन लिख लें, चाहे सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट अलग लिख लें, वैरायटी हो जाए कि मैं अलग लिख देता हूं। वैसे कंट्रीब्यूशन हम लिखा करेंगे उसमें लाइन बचती है,
मैं अभी लिख देता हूँ सेल्स, वरना हम शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूशन ही लिख के काम चलाया करेंगे, इससे जगह बचती है। अभी बाहर मैं अलग लिख देता हूँ, 80,000 यूनिट्स बेचेंगे और एक कितने का हो, कितना 30 चला और इसको बेचने पे खर्चा भी होगा। एक यूनिट को बेचने पे कितना खर्चा होगा, जितना ऑलिव को ऑलिव मिंट जितना ऑलिव को बेचने पे होता है उसका 40%, जितना ऑलिव को बेचने पे होता है उसका 40%। वन सेवन नाइन 20 क्या कर रहा है यार अजीब जी, 179 20,000 अजीब जी ना बताओ यार मैं। और कोई रेलिवेंट कुछ एडिशनल फिक्स कॉस्ट पड़ेगी कितनी, 32 लाख। तो हमें इस ऑप्शन 2 में नेट कितना बचेगा, ये ऑप्शन 2 के रेलिवेंट लिखे हैं मैंने सारे, 9 28। तो ऑप्शन 1 बेहतर है कि ऑप्शन 2 बेहतर है, ऑप्शन 2 बेहतर है। ऑप्शन 2 में हम 9 मिलियन कमा लेंगे और ऑप्शन 1 में हम 4.6 मिलियन कमाएंगे, तो ऑप्शन 2 बेहतर है। चलिए जनरल डिसीजन मेकिंग काफी है, इतना एक्सेस कमाएंगे तो इनका डिफरेंस चलेंगे, पूछने को पूछा जा सकता है जी, या ये पूछा जा सकता है कि अगर हम इनमें से बेहतर ऑप्शन पे जाते हैं तो उससे हमारे प्रॉफिट्स में कितना इजाफा होगा, तो फिर एग्जिस्टिंग भी सॉल्व करना पड़ेगा। अभी तक पूछा था कौन सी ऑप्शन बेहतर है, हो सकता है पूछा जाता कि इनमें से जो भी बेहतर ऑप्शन है उसको एडॉप्ट करने से हमारे प्रॉफिट्स में कितनी इंक्रीज आएगी, तो फिर हम करंट प्रॉफिट्स भी निकालते, करंट प्रॉफिट निकालने की जरूरत थी नहीं, ये जो मैंने कहा सही कहा या कुछ गलत बोल दिया, मैंने कहा है कि हम एग्जिस्टिंग भी निकालते और देखते हैं कि अब क्या होगा, तो इनका डिफरेंस लेते हैं कि हम कितना एडिशनल कमाएंगे। मैंने कहा कि अगर सवाल में पूछा होता कि इनमें से बेहतर ऑप्शन पे जाएंगे तो वो ऑप्शन एक्सरसाइज करने से हम कितना एडिशनल कमा रहे होंगे, तो फिर एग्जिस्टिंग भी निकालते हैं और उसे कंपेयर करते हैं। ये जो निकाला है एडिशनल ही निकाला है, ये सब एडिशनल है। कहां तक पहुंच गए मैं, चलिए जी अब झूठ पे आते हैं। अब चैप्टर झूठ, अगर आप लोगों का कोई बड़ा आपके सर पे है जो आपको रोक टोक कर सकता है, आपको बुरे कामों पे जाने से रोकेगा, सजा देगा, और अगर आप उससे झूठ आराम से बोल लेते हैं तो ज्यादा चांस है कि आप गुनाह में पड़ जाएंगे हम, या अगर हम उसे झूठ नहीं बोल सकते तो ज्यादा चांस है कि गुनाह में पड़ जाएंगे। क्यों क्यों, जब उनको पता नहीं चलेगा हम जो कुछ करेंगे, हमारे जैसे पेरेंट्स हैं और हम जो भी गलत काम करेंगे उस पर अब्बा जी से टुटे पड़ेंगे, तो अब जो अब्बा से मार पड़नी है, अगर हम बाप से झूठ बोल सकते हैं आराम से तो खैर हम गंदे काम करते रहेंगे, अब्बा से झूठ बोल लिया करेंगे, हमें पता है हमें कुछ नहीं होगा तो आराम से गंदे काम कर लिया करेंगे। लेकिन अगर पता है कि अब्बा की सर्विलेंस बड़ी स्ट्रांग है, उन्होंने मोबाइल में भी ट्रैकर लगाए हैं, सब पता चल जाता है उनको, हम झूठ नहीं बोल सकेंगे उनसे, तो फिर गुनाहों से बचेंगे। तो सही बुखारी में रिवायत है, सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक सच आदमी को नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, और आदमी सच बोलता रहता है यहां तक कि वो सिद्दीक का मर्तबा हासिल कर लेता है, और बेशक झूठ आदमी को बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई जहन्नम की तरफ ले जाती है, और आदमी झूठ बोलता रहता है यहां तक कि वो अल्लाह ताला के यहां बहुत झूठा लिख लिया जाता है, और झूठों पे अल्लाह की लानत है। मैं वैसे खुद क्या झूठों पे अल्लाह की लानत है। चलिए अगली क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।